बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी रिगार्डिंग द मुस्लिम साइंटिस्ट। हम फार्मेसी की तारीख पढ़ेंगे या मुसलमान साइंसदानों का फार्मेसी में रोल पढ़ेंगे। फार्मेसी इज अ वर्ड विच हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फार्माकोन। ग्रीक होता है यूनानी, फार्मेसी एक वो यूनानी जबान का लफ्ज है जो कि फार्माकोन है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। ये आपके एमसीक्यू के एतबार से इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे। द मुस्लिम साइंटिस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। मुसलमान साइंसदानों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है दरियाफ्त में, ड्रग्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में और फिर उनके यूजेस वगैरह के लिए। सबसे पहले साइंटिस्ट हैं अल-कुंदी। अल-कुंदी 801 to 873 AD इनका ये एरा है। अल-कुंदी वॉज अ ग्रेट मुस्लिम फिलोसफर, साइंटिस्ट, फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट। अल-कुंदी जो थे एक बहुत अजीम मुसलमान फिलोसफर थे, साइंसदान थे, फिजिशियन जो के तबीब कह लें, एंड साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात थे। ही वॉज बोर्न इन कूफा, इराक। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम बगदाद। He played a significant role in the development of many branches of sciences, for example, pharmaceutical chemistry, medicine, psychology and cosmetics. इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस या शाखों पे, जो कि एक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक्स. His notable work include Al-Kundi was the first person who used music for the treatment of psychological problems. ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने मौसीकी का इस्तेमाल किया नफ्सियाती बीमारियों का इलाज करने के लिए. He described the isolation process of alcohol from pure wine. अल्कोहल को शराब से कैसे अलग किया जा सकता है. आइसोलेशन होता है अलहदा करना, वो तरीका इन्होंने दरियाफ्त किया था. He described how to make perfumes. परफ्यूम बनाने का तरीका इन्होंने इजाद किया था. He described in detail regarding cosmetic formulations. कॉस्मेटिक्स में जो जो चीजें आती हैं उसमें क्रीम्स वगैरह, उनके बारे में उन्होंने थोड़ी सी फॉर्मुलेशन के बारे में बताया था. इन हिज बुक ट्रीटीज ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय फ्लैगम ही डिस्क्राइब्ड द एपिलेप्सी. अपनी किताब ट्रीटीज ऑफ डिजीज बाय फ्लैगम, ये किताब का नाम है, उसमें उन्होंने एपिलेप्सी के बारे में बताया. एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी को. फ्लैगम क्या होती है? फ्लैगम कहते हैं बलगम को. फ्लैगम क्या है? इट इज अ विस्कस प्रोड्यूस इन द लिविंग सिस्टम बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन. हमारे जितनी भी सिस्टम हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी जो इंटरनल लाइनिंग है उसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं. हम उसे म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो म्यूकस सिक्रीट करती है. म्यूकस एक लेसदार सा मटेरियल है. तो बलगम क्या है? एक लेसदार सा मटेरियल है जो कि हमारा लिविंग सिस्टम प्रोड्यूस करता है, उसे हम फ्लैगम कहते हैं. इब्न नफीस. Ibn Nafis was one of the greatest physician, anatomist, physiologist, pharmacologist, sociologist and Islamic scholar of his time. Ibn Nafis जो थे वो एनाटमिस्ट थे. एनाटमिस्ट वो बंदा होता है जो आज़ा को पढ़ता है, उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ता है. फिजियोलॉजिस्ट वो इंसान जो कि आज़ा के फंक्शंस को पढ़ता है, बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस को पढ़ता है. फार्माकोलॉजिस्ट वही जो दवाई को पढ़ता है. सोशियोलॉजिस्ट मौशियात को पढ़ता है. और इस्लामिक स्कॉलर थे अपने वक्त के. ही वॉज बोर्न इन डेमेस्कस, सीरिया. डेमेस्कस कहते हैं दमिश्क को, सीरिया शाम में पैदा हुए. एंड लेटर मूव टू कायरो, इजिप्ट. उसके बाद वो काहिरा, मिस्र में चले गए और वहां जाके उन्होंने अपना रिसर्च वर्क किया. क्या क्या काम किया उन्होंने? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पल्मनरी सर्कुलेशन. ये वो पहला बंदा था जिसने पल्मनरी सर्कुलेशन के बारे में बताया. पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है? पल्मोनरी सर्कुलेशन ये होती है कि जितना भी हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, असल में सर्कुलेशन क्या होती है? सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल में आर्टरीज के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और वेन्स के थ्रू कहाँ आता है? राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में और फिर राइट एट्रियम से आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में. लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. अभी तक जो मैंने आपको सर्कुलेशन बताई है वो थी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले बॉडी में जाता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड होके आपके राइट साइड ऑफ हार्ट पे वापस आ जाता है. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाता है.
Deoxygenated blood is carried away from right ventricle to lungs through pulmonary vein and after oxygenation return to left atrium by pulmonary artery. ये सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन. होता क्या है, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में, लंग्स में थ्रू पल्मोनरी वेन जाएगा और वहां पे जाके गैसियस एक्सचेंज होगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड हम मूव आउट करा देंगे और फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा और दोबारा फिर हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होगी. लेकिन एक चीज जो आपने नोट करनी है और याद रखनी है, आर्टरीज हमेशा ब्लड कैरी करती हैं अवे फ्रॉम हार्ट और वेन्स जो हैं वो ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आती हैं. लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये उल्टा है. पल्मोनरी सर्कुलेशन में पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड को लंग्स तक लेके जा रही है, अवे लेके जा रही है हार्ट से, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है आपके हार्ट में. सेकेंड है ही डिस्क्राइब्ड रिगार्डिंग कैपिलरी एंड कोरोनरी सर्कुलेशन. कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई किया जाता है हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, वो कोरोनरी सर्कुलेशन है. ही डिस्क्राइब्ड इन डिटेल द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम एंड जीआईटी. हमारे सांस लेने के निजाम में, हमारी एक्सक्रीटरी निजाम में और इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआईटी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में इन्होंने डिटेल्ड में इसकी एनाटॉमी, स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताया और इनके फंक्शंस के बारे में भी बताया. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु राइट्स अबाउट द पल्स रेट. पल्स रेट होती है नब्स, पल्स होती है नब्स, ठीक है. तो इन्होंने ये पहले बंदे थे जिन्होंने बताया कि पल्स रेट क्या होता है, कितनी पल्स होती है. 70 to 80 पर मिनट हमारा पल्स रेट है. ही हैज वर्कड इन डेवलपमेंट ऑफ ओवर 100 ड्रग्स. इन्होंने तकरीबन 100 जो दवाइयां हैं या ड्रग्स हैं उनके बारे में बताया और उस पर काम किया. नेक्स्ट है इब्ने जोहर. Ibn Zohar was the great Muslim scholar, physician, surgeon and pharmacist. He was an Arab Muslim who was born in Seville, a capital of southern Spain. He got his early education in Spain and done his research work also in Spain. अब इन्होंने क्या क्या काम किया. He was the first person who described experimental surgery, so he was considered to be the father of experimental surgery. इससे पहले जितना भी काम होता रहा था वो क्या था, थ्योरेटिकल काम था. ये पहले बंदे थे जिन्होंने सर्जरी एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी भी कहते हैं. ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डाइसेक्शन एंड एटॉप्सी. डाइसेक्शन किसी चीज को काट के और उसके बारे में उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ना या उसका मुताला करना. एटॉप्सी जिसे हम पोस्टमार्टम भी कहते हैं. ये पहले बंदे थे जिन्होंने इसका प्रोसीजर्स के बारे में बताया. Ibn Zohar was the first person who described the use of inhaled anesthetics, so he was considered to be the pioneer of modern anesthesiology. ये पहले बंदे थे जिन्होंने बताया या जिसके बारे में पढ़ा कि आप जो है सांस के जरिए भी बेहोशी तारी कर सकते हैं, तो इसलिए इन्हें मॉडर्न एनेस्थेसियोलॉजी का फादर भी कहा जाता है. He had done remarkable work in contribution to subject neuropharmacology, clinical neurocardio, cancer, reproduction and medical toxicology. इन्होंने बहुत सारी आप कहें ब्रांचेस ऑफ साइंस या उसको स्टडी करवाया. Ibn Zohar wrote an early pharmacopoeia which was printed out in 1491. आप कह सकते हैं कि उन्होंने पहला फार्माकोपिया लिखा था जो कि 1491 में शाया किया गया था. चौथे साइंटिस्ट हैं अबू अली सीना. He was a great physician, chemist and astronomer of his time. He wrote almost 450 treatises on different scientific subjects. Among the 40 treatises are on medicine. इन्होंने 450 के करीब जो हैं आप कहें एसेज लिखे या उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट के बारे में, जिनमें से 40 किसके बारे में थी, दवाई के बारे में, दवाइयों के बारे में. His book The Canon of Medicine was used as a textbook of medicine for many years. अबू अली सीना वॉज बोर्न इन अफशाना बुखारा, उज़्बेकिस्तान में पैदा हुए थे और इनकी बुक कैनन ऑफ मेडिसिन जो है एज अ टेक्स्ट बुक इस्तेमाल होती रही, पढ़ाने के लिए बच्चों को इस्तेमाल होती रही काफी अरसे तक. हिज फेमस साइंटिफिक वर्क इंक्लूड. ही फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस. इन्होंने तशखीस करने का तरीका बताया. डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस को. ही वॉज द पर्सन हु डिस्क्राइब द डिफरेंट साइकेट्रिक डिजीजेस, डिफरेंट
इन्होंने जो थी नफ्सियाती बीमारियों के बारे में बताया, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, मेनिया हो गया। मेनिया होते हैं जिसमें पैनिक अटैक्स आते हैं, आपका दिल की धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट स्टार्ट हो जाती है। इंसोम्निया कहते हैं नींद का ना आना या नींद की कमी। डिमेंशिया कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, जिसमें आपकी याददाश्त चली जाती है या कमजोर हो जाती है। इसके बारे में इन्होंने डिटेल से बताया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्स द पैरालिसिस इन डिटेल। ये पहले बंदे थे जिन्होंने फालिज के बारे में डिटेल से बताया कि फालिज कैसे होता है, क्यों होता है, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। ही डिस्क्राइब द रिस्क फैक्टर्स ऑफ क्लिनिकल ट्रेल्स। इन्होंने डिफरेंट क्लिनिकल ट्रेल्स, डिफरेंट बीमारियों के रिस्क फैक्टर्स बताए। ही वॉज द पर्सन हु फर्स्टली डिस्क्राइब्ड स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन एक तरीका है जिससे आप प्योर और इम्प्योर चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, तो ये पहले बंदे थे जिन्होंने स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट है अल-बेरूनी। अल-बेरूनी वॉज अ ग्रेट फार्मासिस्ट, फिजिशियन एंड जियोलॉजिस्ट। He was born in Khwarizm. His famous scientific work include he works in the development and progress of pharmacy field. इन्होंने बहुत काम किया फार्मेसी के डेवलप करने के लिए और इसकी तरक्की के लिए। He wrote a book Al-Sadana fil Tib which has description of more than 720 herbal drugs and these are arranged alphabetically. इन्होंने एक किताब लिखी थी अल-सदाना फिल तिब के नाम से, जिसमें इन्होंने तकरीबन 720 जो हैं वो दवाइयां जो हम पौधों से हासिल करते हैं उसके बारे में लिखा, और ना सिर्फ उसके बारे में लिखा, उसको अल्फाबेटिकली अरेंज भी किया, जैसे पहले सारी ए से आई, फिर बी से, फिर सी से, डिक्शनरी की तरह। ही हैज रोट मेनी अदर ट्रीटीज ऑन हर्बल मेडिसिन। इनका जो प्लांट से या हर्बल मेडिसिन है उसके बारे में इनका काफी नॉलेज था और काफी उन्होंने इसके बारे में लिखा है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अबाउट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग। ये वो बंदे थे जिन्होंने ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखा। यहाँ मैं आपको बताऊं कि ड्रग का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है या मेडिसिन और ड्रग में फर्क क्या होता है। मेडिसिन और इसके अंदर ड्रग, ठीक है। मेडिसिन आपकी डोजेज फॉर्म होती है, जिस तरह पेनाडोल आपकी मेडिसिन है और उसके अंदर आपकी ड्रग या एक्टिव क्या है, वो है पैरासिटामोल, ठीक है। तो इन्होंने ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताया। लास्ट है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, केमिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। अपने दौर के एक बेहतरीन साइंसदान थे, कीमियादान थे और जमीन को स्टडी करते थे। He was born in Iran. He was the first scientist who introduced experimentation in chemistry. इनसे पहले जितनी भी बातें होती थी वो थियोरेटिकल थी। ये पहले बंदे थे जिन्होंने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट को फरोग दिया। His greatest scientific work include he invented the practice essence of chemistry which then lead to the era of industrialization. ये पहले बंदे थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन की, जो थियोरेटिकल चीजें मौजूद थी उन पे एक्सपेरिमेंट किया और इसी की वजह से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, इंडस्ट्रीज बनी है। जाहिर है जो चीज भी इंडस्ट्री में बन रही है वो केमिस्ट्री की वजह से बन रही है, एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बन रही है। ही इन्वेंटेड मोर देन 20 लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। इन्होंने लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन 20 आलात इजाद किए। ही फर्स्टली डिस्क्राइब डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इन्होंने डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन कि क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, किसी भी इम्प्योर लिक्विड को प्योर लिक्विड से वाटर से कैसे सेपरेट किया जा सकता है, उसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं, इसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया। ही डिस्कवर्ड मेनी केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड्स। इन्होंने बहुत सारे एसिड्स या केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में डिस्क्राइब किया। He invented aqua regia, the only solvent that can dissolve gold. इन्होंने aqua regia भी बनाया या इजाद किया। ये एक वाहिद सॉल्वेंट है जो कि सोने को हल कर सकता है। He describes the purification process of gold. इन्होंने गोल्ड को प्यूरिफाई करने का तरीका भी बताया। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो खत्म होता है। चैप्टर नंबर 4 आपको MCQs के लिए तैयार करना है ज्यादा, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो 60 मार्क्स के MCQs होंगे और 60 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन कैरीज
5 मार्क्स। ठीक है, तो आपने इसके हर साइंटिस्ट के कोई से 3 आप उसके काम याद कर लें जो उन्होंने किए हैं, और इसके अलावा बाकी जहन में सारा कुछ होना चाहिए। एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वैसे मेजरली ये चैप्टर आपका जो है एमसीक्यूज के एतबार से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है।